हाय गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, या फिर द लिविंग वर्ल्ड, इसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि इसे 3 से 4 लेक्चर में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखो, ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें और उसे समझ के पढ़ें, ठीक है। क्योंकि यार अगर 4 लेक्चर एक चैप्टर को 4 लेक्चर भी ऑन एन एवरेज दो ना, तो कितने चैप्टर्स है तुम्हारे पास? 40 चैप्टर। 40 चैप्टर को अगर 4 दिन ऑन एन एवरेज करो तो 40 चौका 160, 5 महीना में सिलेबस 11-12 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। बट मेन थिंग ये है ना कि मतलब उसे समझ में तुम्हें कितना आया। मैं तो पढ़ा लिया, बट उसके बाद समझ में तुम्हें कितना आया, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसीलिए आराम आराम से चलेंगे, हर कुछ को समझते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है। देखो मैं लाइन ले लेता हूँ, है ना। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है कि देखो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, पहले ही वर्ड को, कि बायोलॉजी। तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, ठीक है। चलो, टू स्टडी, तो ये हुआ बायोलॉजी का मतलब कि हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं बायोलॉजी में। तो वही कह रहा है कि साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। अब जाहिर सी बात है, हम लोग के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस भी चलते हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस ही तो है। तो इन सब के बारे में पढ़ना ये कहलाता है बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है यार, 1.7 मिलियन स्पीसीज है। सोचो ना कितनी डाइवर्स है हमारी इकोलॉजी, ठीक है। तो देखो, अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms, ठीक है। तो inanimate, ठीक है, inanimate का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग, है ना। तो देखो, पहले के आदमी क्या करते थे, तो कुड इजीली परसीव, वो लोग लिविंग और नॉन लिविंग में इजीली कर लेते थे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। कैसे? तो यार वो क्या करते थे ना कि किसी भी चीज़ को इतना बड़ा बना दो, मीन्स उसे भगवान का दर्जा दे दो, ठीक है। जैसे पानी है तो पानी को जल देवता बता दिए, ठीक है। उसी तरह हवा को बता दिए, उसी तरह आग को बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें भगवान का दर्जा, यानी कि उनकी वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दो कि उसे हम लोग जल्दी ख़त्म ही ना कर पाए, ठीक है, उसे मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। तो देखो, अर्ली मैन deified some of the inanimate matter, wind, sea, फायर एट्सेट्रा। अभी मैंने बताया ना कि डीआईफाइड का मतलब होता है भगवान का दर्जा देना, ठीक है, ऑफ ग्रेट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो एंड सम एमोंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाई द सेंस ऑफ आवर और फियर दैट दे इवोक्ड, ठीक है। इवोक्ड का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। इवोक्ड मीन्स ब्रिंग आउट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स बाय द सेंस ऑफ एव और फियर दैट दे इवोक। अब वो क्या करते थे ना, अब भगवान का दर्जा दे दिया। अब अगर तुम उसे बर्बाद करोगे तो वो क्या कहते थे, अगर बर्बाद करोगे तो रूठ जाएंगे, भगवान रूठ जाएंगे, फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो उसे भगवान का दर्जा देके और उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा देना कि हम लोग उसे मिसयूज ना कर सकें, ठीक है। ये था उनका परसेप्शन। चलो, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जाहिर सी बात है यार, बहुत दिन के बाद हम लोगों ने ये चीज़, अभी इवोल्यूशन चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ोगे भी कि ह्यूमन के बारे में हमने बहुत लेट स्टडी करना स्टार्ट किया। सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। अब देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर तुम सोच रहे हो तो उसके लिए तुम ह्यूमन के अकॉर्डिंग सोच रहे हो, ठीक है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमन सेंटर्ड, ठीक है। तो देखो, सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। जाहिर सी बात है यार, तुम खुद सोचो कि अर्थ पे 1.7 मिलियन स्पीसीज है और उसमें से सिर्फ अगर तुम ह्यूमन के बारे में जान रहे हो या ह्यूमन के बारे में कुछ बता रहे हो तो तुम्हारी नॉलेज कहाँ, कितनी छोटी सी सीमित है,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तुम बस अगर ह्यूमन को मीडिएटर रख रहे हो या मिडिल में रख रहे हो तो तुम बहुत लिटिल नॉलेज दे पाओगे ना, क्योंकि और भी तो बहुत सारे स्पीसीज पड़े हैं ना, ठीक है। तो वही कह रहा है, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि सिस्टमेटिक मतलब एक सही तरीके से, एंड मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल का मतलब होता है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। मोन्यूमेंटल का मतलब होता है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो देखो क्या है कि systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या? तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स तुमने किसी चीज़ को देखा और तुमने उसके बारे में बताया। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुमसे कहा कि तुम एक घने जंगल में हो, ठीक है। तुमने एक जानवर देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे तेजी तेजी से जंप लगा रहा है, ठीक है। बताओ कौन सा जानवर है? आंसर आ गया, बंदर या लंगूर, ठीक है। तो ये हमारे मन में परसेप्शन बन गया ना, क्योंकि हमने उसे आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नोमेनक्लेचर, हमने उसे नाम भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, और ये जो तीनों है ना, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीनों मिलके कहलाते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये तीनों को साथ में टुगेदर हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। अच्छा, अब इसका एम क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला एम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, ठीक है। मान लो ऐसा तो है नहीं कि हमने सारे स्पीसीज को ढूंढ लिया है या सारे स्पीसीज के बारे में जानते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए इसका पहला एम है एम ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टू आइडेंटिफाई अननोन स्पीसीज, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया ना, ठीक है। अच्छा, उससे पहले फिर ये छूट गया कि देखो, टैक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है टैक्सा, ठीक है। टैक्सा, टैक्सा मीन्स अरेंजमेंट, ठीक है। और नोमस मीन्स मस मीन्स लॉ, ठीक है। तो यानी कि टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है कि साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, अब एक बात करते हैं। अगर मैंने तुम्हें इतना बता दिया ना, तो तुम्हारे मन में पता है क्या सवाल आना चाहिए? वो ये आना चाहिए कि सर, हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा, आपने बोला जंगल में कोई जानवर है जो पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप मार रहा है, तो बताओ उसका क्या नाम है? हमने कहा बंदर या लंगूर, तो हमने उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया है, हमने उसे नाम भी दे दिया है, तो फिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई मेरे? क्वेश्चन अच्छा है ना? पहले बताओ, क्वेश्चन अच्छा है ना? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाम भी तुमने दे दिया, पहचान भी लिया तुमने, फिर क्यों? ठीक है, तो भाई मेरे, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ना क्योंकि 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं भाई, एक नहीं है, 17 लाख हैं। अब 17 लाख को तुम अलग अलग नाम से कैसे याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए हमने इसे क्लासीफाई कर दिया कितने में?
तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, थ्री किंगडम, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, टू किंगडम सिस्टम, ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम और सिक्स किंगडम सिस्टम, ठीक है। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने, ठीक है। थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था हेकल साहब ने, ठीक है। फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड साहब ने, ठीक है। फाइव किंगडम सिस्टम दिया था आर.एच. व्हिटेकर साहब ने, ठीक है। और फाइनली सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे कार्ल उस साहब ने, ठीक है। तो देखो अब हमने इसके बारे में बात कर ली। तो मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बस इसलिए पड़ी कि तुम्हें 17 लाख स्पीसीज के नाम याद हो पाएंगे क्या? नहीं ना, तुम्हें 17 लाख ऑर्गेनिज्म के नाम तो याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं अब जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, तो इसी को अगर मैं तोड़ दूं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन पांचों में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जो ये 17 लाख है, इसे तुमने बस 5 में तोड़ दिया ना, तो 5 तो याद रखना मेरे लिए बहुत ईजी है ना, समझ आया। इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। नोमेनक्लेचर भी कर लिया था, आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया था, लेकिन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस डाइवर्स 1.7 मिलियन स्पीसीज को याद रखना हमारे लिए नामुमकिन था भाई, ठीक है। समझ आया, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाता हूँ एनसीईआरटी पे। तो देखो द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। फिर हमने क्या करा कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमें मिलते थे हम उनमें कंपैरिजन करके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते थे। जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो सबसे मोस्ट कॉमन था, तो उसमें हम उसे धकेल दिया करते थे, ठीक है। that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, ठीक है। क्या कह रहा है कि that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on the earth। जाहिर सी बात है ना भाई, पहले भी मान लो कोई ऐसा स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट हो गए, हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आज के डेट में भी अगर हमसे कोई पूछे डायनासोर के बारे में, हम कह सकते हैं ना वो किंगडम एनिमेलिया का पार्ट रहा होगा, कह सकते हैं ना, उसे हम एनिमेलिया का पार्ट बता सकते हैं ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो विलुप्त हो गए, चाहे आज के डेट में प्रेजेंट है, तो उनमें से वो किसी ना किसी ग्रुप में क्लासिफाइड हुए ही होंगे, उनमें वो जाएंगे ही जाएंगे और उनके बारे में बताना हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। was a revelation which humbled man to and led to cultural movements for conservation of biodiversity। अब देखो यहाँ एक वर्ड है रिविलेशन, ठीक है। तो रिविलेशन का मीन्स होता है एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज। तो that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on the earth, this earth was exposed, उसे हमने एक्सपोज कर दिया इन पांचों में, ठीक है। विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
अब जाहिर सी बात है यार, तुम्हें कोई दिखेगा कि यार इसका भी कोई ना कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो तुम उसका खात्मा नहीं ना करोगे, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी में कंजर्व होगा ना, अगर हम उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो उसका भी कंजर्वेशन होगा ना, ठीक है। In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals, ठीक है, and plants from a taxonomist's perspective। अब इसके बारे में हम लोग कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट क्या बोला है उस हिसाब से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, नहीं है चले आगे, चलो ठीक है। देख अब हम लोग थोड़ा मेयर मामा के बारे में जान लें, ठीक है। देखो यार, ये एक बहुत गजब का साइंटिस्ट था, ठीक है, बहुत गजब का, मतलब ये इतना गजब का साइंटिस्ट था कि सिंगल हैंडेडली ना ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को बता दिया, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब क्या दिमाग पाया था बंदे ने, जेन्युइनली ऑथेंटिक। देखो, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, ठीक है। वैसे ये 5 जुलाई को जन्म लेने वाले इंसान दिमाग से बहुत तेज होते हैं, मैं तुम्हें बता दूं। मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जो हार्वर्ड में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 5 जुलाई को जन्म हुआ है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। बट 5 जुलाई वाले थोड़े जेन्युइनली अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि और सब खराब होते हैं, बट हाँ यार 5 जुलाई का कुछ ना कुछ लिंक होगा, गॉड नोस, या नहीं भी होगा, इट्स एक्सेप्शन, गॉड नोस। चलो देखते हैं। बॉर्न ऑन 5 जुलाई इन कैम्पटन, जर्मनी, काम का नहीं है, अर्नेस्ट मेयर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है। वो था तो वैसे बायोलॉजिस्ट भाई, ठीक है। हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। डार्विन का रोल इवोल्यूशन में बहुत खतरनाक था, ठीक है। ये हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे इसे कंपेयर किया गया, यानी कि तुम समझो कि क्या दिमाग पाई थी बंदे ने यार, ठीक है। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम। सोचो यार, इतने सारे साइंटिस्ट्स पैदा होते हैं, इतने सारे इनोवेशंस होते हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट इसे आज भी टॉप 100 में रखा जाता है, यानी कि क्या कंट्रीब्यूशन दी होगी बंदे ने यार, मानना पड़ेगा भाई। चलो, मेयर ज्वाइंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वैसे भी हार्वर्ड का तो खैर बात ही अलग है यार। हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। Assuming the little Alexander Agassiz professor of zoology emeritus, काम का नहीं है, throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology। ornithology means होता है बर्ड का स्टडी, बर्ड्स स्टडी, ठीक है। टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। अभी हम लोगों को बोला जाए तो भाई साहब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं संभलती, तुम लोगों को 3 बुक बोला जाता है पढ़ने के लिए, उससे नीट हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी टफ होता है ना। और इस बंदे ने देखो यार, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, मतलब किसी फील्ड को ही नहीं छोड़ा भाई, इतना तगड़ा, गजब यार। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology and it is today। उसने origin of species को और उसके डाइवर्सिटी को एक क्वेश्चन बना दिया कि कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, इसके बारे में जानना है, ठीक है। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species, ठीक है। अभी जो हम लोग किसी स्पीसीज का डेफिनेशन देते हैं ना, उसे इसी बंदे ने दिया था। मेयर वॉज अवार्डेड दी 3 प्राइजेज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है, कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे दिया गया था, तो वो अर्नेस्ट मेयर मामा को दिया गया था, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा था वो याद रखने की जरूरत नहीं है। दी बेल्जियन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड दी इरा फोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। मतलब चचा एक्यूरेट शतक लगा के निकल लिए, है ना। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है, तो वो है अर्नेस्ट मेयर को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा प्राइज मिला था, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बस इस पे से यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इस 2 लाइन को मतलब अपने नोट्स में ऐड कर लेना अलग से, शॉर्ट नोट्स जो मैंने बोला है ना बनाने को, उसमें इन दोनों लाइन को अलग से ऐड कर लेना। अगर इस पेज से क्वेश्चन आएंगे तो वो यही आ सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। चलो,
हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना अचंभित है, कितना अजूबों से भरा पड़ा है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब तुम्हें एक बात बता दूं भाई, हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी है ना, अगर हमें 100 डिग्री टेम्परेचर में रहने को कहा जाए क्या होगा? उबल जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया जैसे है ना, जो 100 डिग्री टेम्परेचर या उससे भी ज़्यादा पे वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जानवर है ना जो -100 डिग्री से भी नीचे, मीन्स परमाफ्रोस्ट एरिया है, उसमें भी कुछ जीवित रहते हैं, ठीक है। तो तुम सोच लो कितना डाइवर्सिफाइड है अपना ये इन्वायरमेंट। बीट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लिव्स अस स्पीचलेस। हर जगह ऑर्गेनिज्म भरा पड़ा है भाई। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग मतलब होता है जंपिंग, ठीक है, उछलता कूदता घोड़ा। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन, जो हजारों किलोमीटर चल के अपने भरतपुर के क्योलादेव में आते हैं, ठीक है, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके वो वहाँ पे आते हैं, ठीक है। द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, ठीक है। ये सब हमें जितना अचंभित करता है ना, तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई शार्क अटैक कर रहा है तो वो डराएगा भी तो सही, तो वो हमें डराता भी है और बहुत ज़्यादा अचंभित भी करता है। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. Human species है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, दूसरे भी स्पीसीज हैं, कोई भी जानवर है वो एक दूसरे को अपने पॉपुलेशन में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह तुम्हें क्या लगता है, हमारा सेल जो है ना, हमारा टिश्यू जो है ना, वो भी सेल से मिलके बना है, पता ही है। तो सेल भी एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहते हैं ताकि वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, ताकि हमारा पूरा मैकेनिज्म जो है वो सही से चल पाएगा भाई, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन। इम्प्लिसिट मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, इनडायरेक्ट questions within it. The first is a technical one and 6 answer to what is living is as opposed to the non living. अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तुमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज लिविंग, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, तो हम क्या बोलेंगे? उसमें ग्रोथ होगा। अभी वो सारा कुछ खैर आगे पढ़ूंगा, लेकिन अभी एक नॉर्मल जनरलाइज्ड वे में व्यू करते हैं। देखो, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, तो तुम क्या बोलोगे? विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच हैज मेटाबॉलिज्म, ये सब ना बोलोगे। लेकिन अगर फिर मैं तुमसे पूछ दूँ कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? विच कांट मूव। नहीं भाई, नहीं बोल सकते। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है, वो फीचर नहीं होता जो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। मैंने पूछा तुमने खाना क्या खाया, ठीक है, और तुमने मुझे आंसर क्या दिया? मैंने इडली डोसा नहीं खाया। क्या ये रिलेवेंट आंसर है? नहीं है ना। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हुआ ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है जो प्रेजेंट होता है, जो नहीं होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कह सकते, ठीक है। तो एंड द सेकेंड इज अ फिलोसॉफिकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, ठीक है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, फिलोसफी में काहे को घुसना यार। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। यहाँ से आगे देखना है कि लिविंग क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं व्हाट इज लिविंग। तो देखो, व्हाट इज लिविंग? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई एक सर्टेन कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सस्टेनेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या बताया? सबसे पहला ग्रोथ, ठीक है। अब मैं तुमसे नॉर्मली बात करता हूँ। मैंने कहा ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात सही है? नहीं।
पूरी तरह से नहीं कह सकते। क्यों? ह्यूमन है ना, एक प्लांट ले लो, एक ह्यूमन ले लो और एक माउंटेन ले लो, ठीक है। देखो ह्यूमन में क्या हुआ, एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ हुआ 5 फीट 6 फीट 6.5 फीट मैक्सिमम, कभी कभार 7 फीट, कोई एक रेयर इंसान, ठीक है। ग्रोथ हुआ और रुक गया, ठीक है। क्यों रुके, ये हमारा फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो हम लोग स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे, लेकिन रुक गए, ठीक है। एक प्लांट है, प्लांट कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, कंटिन्यू, ठीक है। ये भी हम लोग 5वां चैप्टर जो है हमारा कौन सा है, एनाटॉमी में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्ड रिव्यू, क्यों, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है इसीलिए, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपर पॉइंट पे कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, इसीलिए वो कंटिन्यू ग्रो करता जाता है, ठीक है। और एक माउंटेन लिया था, माउंटेन के ऊपर भी अगर, या एक सैंड ड्यून ले लो, ठीक है, कोई एक रेगिस्तान है वहाँ पे सैंड ड्यून है, अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा एक इसका मिट्टी का पहाड़ है, ठीक है। अब उस पर और मिट्टी आके जम रही है, तुमने 1 महीने पहले नापा था तो वो 12 फीट का था, 2 महीने बाद आए उस पर और कुछ और मिट्टी जम गई, वो 15 फीट का हो गया, तो क्या तुम उसे ग्रोथ नहीं बोलोगे? ग्रोथ हुआ ना भाई, 12 फीट नाप के गए थे 15 फीट का हो गया, तो ग्रोथ तो हुआ ही सही ना। बट क्या सैंड ड्यून एक लिविंग थिंग है? नहीं है ना। तो इसे हम लोग एक लिविंग थिंग का क्राइटेरिया नहीं कह सकते। हाँ, बट अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि इनसेंट्रिक ग्रोथ, फिर से सुनना, इनसेंट्रिक ग्रोथ मतलब अंदर से ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन आई विल से यस। कोई भी चट्टान अंदर से नहीं बढ़ सकता, कोई भी सैंड ड्यून अंदर से ग्रो नहीं कर सकता, उसके ऊपर परत आके जमेगी तभी वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा है, वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो इट इज इनसेंट्रिक ग्रोथ ऑफ हिम और हर, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इनसेंट्रिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना, इजी है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक है। क्या क्या? मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर होने वाले सारे रिएक्शंस, लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। या फिर हम लोग खुद का ले लो कि हमारा रिप्रोडक्शन हुआ और उसे हमारा नया बच्चा हुआ, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेशन तो नहीं हुआ ना। सेल्फ रेप्लिकेशन किसके केस में हम लोग बात करेंगे? ये हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर के बारे में, समझ आ रहा है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, कोई नॉन लिविंग थिंग है वो इंटरेक्ट तो नहीं करेगा ना, कि एक वो है उसके बगल में एक और 10-12 फीट का ऊंचा ये सैंड ड्यून पड़ा हुआ है और उससे बोलेगा और भाई की हालचाल, मज़े आ रहे हैं, नहीं होता ना। बट हम लोग अगर कहीं बाहर निकलते हो, कोई दिख गया तो क्या करते हैं? और भाई कैसे हो? बढ़िया, कहते हैं ना। इसलिए कह रहा कि ये सारी चीज़ों को भी ऐड किया जा सकता है, बट इट्स सेकेंडरी नॉट प्राइमरी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो, ठीक है, मान लिया बात, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, सही बात है यार, सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, तुम भी करते हो। एक बैक्टीरिया है वो भी करता है, वायरस है वो भी करता है, बट वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है ये अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, एक बता रहा था तो ऐसे बता दिया, वो बाद में बात आएगी, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ बोले। बट ये चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग लोअर लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ग्रोथ इन नंबर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। यार भाई तुम खुद बताओ ना, एक बैक्टीरिया है वो कितना ग्रो कर जाएगा? रहेगा तो नैनोमीटर में ही ना। तो अगर वो नैनोमीटर में है तो यानी कि उसके ग्रोथ को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, और तुम कैसे बता सकते हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया? नहीं बता सकते ना।
तो वहाँ पे बट अगर ये दिख गया, अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखें, एक बैक्टीरिया था और उसके बाद हमें दिखा कि अरे 4 हो गया, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है, 1 से नंबर 4 हुआ है, ठीक है। इसीलिए लोअर लेवल पे नॉट अपर लेवल, लोअर लेवल पे हम ये कहते हैं कि ग्रोथ इन नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आया बात? और वहीं ग्रोथ इन मास इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अब हम लोग अपने आप को देखो, बच्चे थे 2-2.5 किलो के पैदा हुए, आज के डेट में 70 केजी का ढांचा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखा, मास में ग्रोथ एकदम इजीली दिख गया ना, तो क्या कहेंगे, हमारा ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना। अब समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? बस यही बात है, ठीक है। तो देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर कहाँ पे? लोअर लेवल पे, लोअर लेवल पे, और इंक्रीज इन मास कहाँ पे? तो अपर लेवल पे, अपर लेवल पे, ठीक है। आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जाहिर सी बात है कि हमारे में, जाहिर सी बात है कि हमारे में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अभी मैंने बोला था कि कोई प्लांट है वो कंटिन्यू ग्रो करता है, और हम लोग एनिमल्स जो है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि उनमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो परमानेंट रहता है अपर टिप पे और लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो इसीलिए वो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं, बट हमें एक फेज के बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन स्टेज, हाउएवर सेल डिवीजन, रीजन बता दिया क्यों, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। हाँ भाई देखो क्या है, सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अब तुम्हारे आरबीसी की लाइफ स्पैन सिर्फ 4 महीने है, तो क्या 4 महीने के बाद ब्लड हमारे शरीर का खत्म हो जाता है? नहीं होता ना। तो हमारे शरीर का भी कुछ सेल ऐसा है जिसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, बट ग्रोथ होती है रिप्लेस करने के लिए। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात? तो हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, जैसे ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। सही बात है भाई, बैक्टीरिया है उसमें भी सेल डिवीजन होगा, वो भी उसी से ग्रो करेगा। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो का मतलब होता है जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तुमने एक बैक्टीरिया रख दिया पेट्री डिश पे, उनके लिए मीडियम डाल दिया, अगर जेल डाल दिया उसमें वो इजीली ग्रो कर जाएंगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि 20 मिनट, एक बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन टाइम 20 मिनट होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये दिखेगा कि 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया का नंबर डबल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें भी क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मार्क कर लो। क्या कह रहा है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अभी मैंने तुमसे कहा था एक बैक्टीरिया है, सपोज करो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो 1 से 2 हो गया लोअर लेवल पे, तो जाहिर सी बात है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, तभी तो सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें रिप्रोडक्शन हुआ है तभी तो वो 1 से 2 हो गया। सेक्सुअल नहीं, कोई भी रिप्रोडक्शन 3 टाइप का है ना, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, किसी भी टाइप के रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर लेवल पे, नॉट अपर लेवल, ठीक है ना। तो क्या है कि अब उनमें तुम ये थोड़ी बता सकते, कैटेगराइज कर सकते हो भाई कि ग्रोथ ही हुआ है या रिप्रोडक्शन हुआ है, तुम्हें तो बोलना पड़ेगा ग्रोथ भी दिख रहा है, और जाहिर सी बात है 1 से 2 में तो रिप्रोड्यूस होके ही तो होंगे, वाट एवर भी द रीजन, रिप्रोड्यूस होके ही तो 1 से 2 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर लेवल पे बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, प्राइमेट्स की बात करें, तो वहाँ क्या होता है, या फिर एंजियोस्पर्म्स का बात करें, ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों होंगे लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है भाई, समझ आया? देखो
वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अभी मैंने तुमसे बात करा था, इंक्रीज इन बॉडी मास यानी कि इंसेंट्रिक ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth। सीधा सा बात है, पहले ही बताया कि अगर इसको तुम क्राइटेरिया डिसाइड करोगे तो तुम पहले देखे दो महीने पहले तुमने देखा कि वहाँ पे 12 फीट का था, 2 महीने के बाद आके देख रहे हो कि वहाँ पे 15 फीट का था। तो अगर तुम ग्रोथ को भी एक डिफाइनिंग फीचर कंसिडर करोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उसमें वो भी तो है, बट क्या वो सैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? नहीं है ना, ठीक है। Mountains, boulders and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। मतलब कि यहाँ पे एक्सेंट्रिक हो रहा है, एक्सेंट्रिक मतलब बाहर से हो रहा है, ठीक है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, मतलब इनसेंट्रिक ग्रोथ, इनसेंट्रिक ग्रोथ। Therefore cannot be taken as a defining property of living organism, ठीक है। इसीलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग, क्योंकि वो दोनों में दिख रहा है, ठीक है, पहाड़ में भी यार आके जमा हो गया फिर भी दिख रहा है, तो ग्रोथ को इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते कि ये डिफाइनिंग फीचर है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ठीक। अच्छा, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना, कि मैंने तुमसे पूछा तुमने खाना क्या खाया, तुमने कहा मैंने इडली डोसा नहीं खाया, ठीक। उसी तरह अगर तुमसे कोई बोले कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है और तुम बोलो ये मुर्दा है, ये कहाँ ग्रो कर रहा है, इसीलिए इसको हम इसका डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, तो नॉट वाला आंसर इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसके लिए तुम्हें जेन्युइन रीजन देना होगा भाई, समझ आया। मुर्दा है, ग्रो नहीं कर रहा है, जिंदा होता तो ग्रो करता, जस्टिफाई तो कर सकते हैं ना, बट इट इज नॉट द राइट आंसर, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर यहाँ रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है, यानी किसी भी रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, हम तीनों की बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव, ठीक है। तो देखो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। सही बात है। अगर हम लोग अपनी बात करें, ठीक है, तो हमारे में क्या हो रहा है, मैं हूँ या तुम लोग हो, मैं हूँ अपने पापा मम्मी की तरह दिखूंगा, तुम लोग हो अपने पापा मम्मी की तरह दिखोगे। वेरिंग डिग्री पे, कुछ डिग्री पे चेंज जरूर है, लेकिन कुछ दिखते तो उनके जैसा ही है ना, ठीक है। वही कह रहा है, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि नो डाउट हम लोग बात किसका कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हायर ऑर्गेनिज्म में किसका बात होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की का ही ना बात होता है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, जी हाँ, बैक्टीरिया हो गया, कैसे रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अब इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ये सारा आगे हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिसाइड ये करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि फंजाई में कैसे होता है, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू, ठीक है। अब देखो, इन लोअर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ये सारा एमसीक्यू है भाई, ठीक है, ये सारा को इग्नोर बिल्कुल मत करना, नेक्स्ट पेज पे लिखते चले जाना कि क्या लिखते जाओगे। जैसे फंजाई है तो वो एसेक्सुअल स्पोर जो है उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, ठीक, ईस्ट में और हाइड्रा में क्या हुआ, बडिंग हुआ, ठीक है। चलो, इन प्लेनेरिया फ्लैटवॉर्म्स, ठीक है, अब ये हम किसका बात कर रहे हैं, फ्लैटवॉर्म्स का, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थस में आता है, ये भी आगे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि किस में आता है, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म प्लेटीहेलमिन्थस में आता है, ठीक है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अच्छा, ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई भी पार्ट उसका कट कर लिया गया, ठीक है, कोई भी एक पार्ट को उसका कट करो और उससे जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी, मीन्स बर्थ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो,
ऑफ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बता दिया। चलो, द फंजाई, द फिलामेंटस अलगी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। अब ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। एक हो गया कौन सा, फंजाई, दूसरा हो गया कौन सा, फिलामेंटस अलगी। ठीक है, अच्छा ये भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अलगी में फिलामेंटस होता है, नॉन फिलामेंटस होता है, सारे का एग्जाम्पल होता है, वो सारा थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, विच व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर अलगी, अच्छा ये भी अभी पढ़ेंगे आगे कि अलगी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और अमीबा। ठीक है, अमीबा हो गया तुम्हारा प्रोटिस्टा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। जाहिर सी बात है यार, वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो ग्रोथ कर रहा है मतलब उसका ग्रो क्या होगा, ग्रोथ इन नंबर को ही हम लोग काउंट करेंगे ना, ग्रोथ इन मास तो वहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ ऑफ नंबर को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, और अगर ग्रोथ इन नंबर हो रहा है यानी कि जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। समझ आया? तो देखो, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था कि लोअर ऑर्गेनिज्म में नंबर को जो है कंसीडर करना, मास को कंसीडर ग्रोथ में बिल्कुल मत करना। ठीक है, और मास, हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स। क्या क्या, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वहाँ पे तुम इजीली क्लासीफाई नहीं कर सकते ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो तुम्हें इजीली विजिबल तो है नहीं। ठीक है, दोनों अगर ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। हाँ, अब देख लो, मान लो कोई भी जानवर है, जैसे म्यूल हो गया, ठीक है, खच्चर, डंकी और उसे इसे हाइना से जो बनता है। ठीक है, सॉरी, डंकी और हॉर्स के रिप्रोडक्शन से जो बनता है। ठीक है, म्यूल हो गया। ठीक है, फिर स्टेराइल वर्कर बीज हो गई। ठीक है, बीज का भी बहुत 3 कैटेगरी होता है, एक ड्रोन होता है, एक वर्कर होता है, और फिर एक क्वीन होती है। ठीक है, तो उसमें से जो वर्कर भी होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, कोई कपल है। ठीक है, उस कपल को शादी के बहुत साल हो गए, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन अगर उसमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग नहीं है? नहीं कह सकते ना। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को तुम जस्टिफाई कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो इस कारण से रिप्रोडक्शन जो है वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के रेस से बाहर हो जाता है। वही लिखा है, हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो डाउट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोडक्शन होगा, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर बात वही आ गई कि नहीं होगा इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, होगा इज द डिफाइनिंग फीचर। बट होगा तो सब में होना चाहिए ना, होगा तो सब में होना चाहिए ना, लेकिन सब में तो नहीं हो रहा। तो अगर सब में नहीं हो रहा तो हम इसको यूनिवर्सली जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ठीक है, इस कारण से इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की रेस से बाहर कर दिया गया। ऑफ कोर्स, अब वही पॉइंट, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। सही बात है, लेकिन फिर भी ये उस रेस से बाहर हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, एक और बात, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा ना, उसी दिन जाके मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, वैसे मैं अपना टेलीग्राम चैनल 1-2 दिन में बना लूँगा। ठीक है, जिसपे मैं क्वेश्चन पुट करता जाऊँगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल से भी तुमको सॉरी, उससे भी तुम जितने क्वेश्चन होंगे 30s, 40s और 50s, ठीक है, पर डे इतना ही क्वेश्चन रहेगा, उसको तुम करते जाना, और जो दिक्कत होगी मैं आंसर डाल दूंगा तो मैच कर लेना। उसके बाद जो दिक्कत होगी तो तुम, मेरा नंबर डाला हुआ है उस पर तुम मेरे से कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब आया भैया ऐसा चीज जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे। कैसे? देखो, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो हमारे शरीर में
होने वाला सारा रिएक्शन, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक हो, ठीक है। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों मिलके बनता है मेटाबॉलिज्म, एक तोड़ने वाला एक जोड़ने वाला। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, सही बात है, ये अभी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे यार, पूरा शरीर जो है वो केमिकल से भरा पड़ा है, ठीक है। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस एट्सेट्रा, ये सारा अभी हम लोग 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा ये हिंट दे देता हूँ क्या क्या, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं, ठीक है, रिडक्टेज, फिर ट्रांसफेरेज होते हैं, ठीक है, फिर ट्रांसफेरेज होते हैं, ठीक है, फिर हेक्सोकाइनेज होता है, ठीक है, काइनेज होता है, फिर लाइगेज होता है, फिर लाइज होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एट्सेट्रा, दी आर कंस्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। एक बना टूटा या जूटा, टूटा तो दो डिफरेंट बनाया, दो से ज़्यादा डिफरेंट बनाया, जूटा तो दो जूटा तो एक बना, दो से ज़्यादा जूटा तो एक बना, ठीक है। इस तरह से बनने बिगड़ने का खेल चलता ही रहता है। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जाहिर सी बात है यार, अपने से तो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो रिएक्शन के थ्रू ही टूटेगा, ठीक है। देयर आर thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, सही बात है। एक टाइम में तुम सांस भी ले रहे हो, ठीक है, तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट भी हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा डाइजेशन प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर, और सारे के लिए अलग अलग ये बायोमोलिक्यूल्स जिम्मेदार है, ठीक है, यानी अलग अलग रिएक्शंस भी जिम्मेदार है, यानी कि एक टाइम में तुम्हारे शरीर में लाखों की संख्या में एक साथ रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हो तो रहे हैं, समझे। तो वही कह रहा है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, सब में रिएक्शंस तो हो ही रहे हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब एक तरह से समझो तो ये कह रहा है कि जितना भी ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में मेटाबॉलिज्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, बता ही चुका, कुछ टूटेगा कुछ जुटेगा, टूटने वाला जुटने वाला दोनों को मिला दो तो मेटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, ये किसी नॉन लिविंग में नहीं होता। तो इसीलिए इसे हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मिला है, ठीक है, जो कि दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ठीक है। अब देखो, आज के डेट में तुम देखते होगे किसी कपल का अगर बच्चा नहीं हो रहा है या उनका metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system, ठीक है। अब देखो, किसी कपल को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर कपल का बाकी सारा कुछ फंक्शनल है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो ट्राई करता है कि इन विट्रो मतलब लैब में बैठ के वो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बना के और फिर उसे महिला में इम्प्लांट कर दे, ठीक है। तो देखो, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक, परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, ये देखो कि मान लो कोई लेडीज़ है, ठीक है, जिसमें
बेबी प्लांट हो गया, ठीक है, किसी लेडीज़ में अगर बेबी प्लांट हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो बच्चा अंदर में बड़ा हो रहा है ना, और अगर वो बच्चा अंदर में बड़ा हो रहा है तो यानी कि वो लिविंग रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो लिविंग थिंग बन के बाहर आ रहा है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के बाहर आ रहा है। लेकिन तुम और वो जो लेडीज़ है वो भी लिविंग है, लेकिन तुम इस चीज़ को कंसिडर करो कि सपोज करो तुम टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम डाल के और उससे मोरुला ब्लास्टुला सारा कुछ बना रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारे पास बेबी तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारा टेस्ट ट्यूब लिविंग हुआ? क्या नहीं हुआ ना, टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है ना। तो अगर टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है तो इसको हम लोग लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि हो तो वो लिविंग रिएक्शन रहा है ना, उससे बेबी तो पैदा होने वाला है ना, तो इसे हम लोग लिविंग रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। हेंस while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, मतलब सब में हो रहा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब समझ आया। देखो कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब में जो बेबी पैदा हुआ वो लिविंग रिएक्शन तो है, लेकिन क्या तुम्हारा टेस्ट ट्यूब लिविंग है? क्या नहीं है। किसी लेडी के अंदर में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वहाँ पे भी सेम रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे सेम रिएक्शन हो रहा है, तो लिविंग रिएक्शन तो है, बट क्या वो लेडीज लिविंग है? क्या तो हाँ है, बिल्कुल है। तो लिविंग में लिविंग रिएक्शन, बट इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टेस्ट ट्यूब इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ तुम्हारा लिविंग रिएक्शन तो हो रहा है बट इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। समझ आया बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब आगे कल डिस्कस करते हैं, है ना, यहाँ तक रहने देते हैं, फिर आगे कल डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा सारे के आंसर दे सकूँ, ठीक है। और कुछ ना समझ आया हो, कोई ऐसा पार्ट हो जिसे फिर से समझाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी बताना, मैं और डिफरेंट तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें समझा सकूँ। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।